निवेदन करें, ये आग्रह करें कि जो ना इस टीम को आगे कैसे लेकर के जाएं और बाबा साहब की और महात्मा ज्योतिबा फुले की जो जयंती मनाई है आज, हम लोगों ने, आप लोगों ने उनका जो है अभिनंदन करेंगे, करके आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी से, अपने साथियों ताली से स्वागत करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक नारा जिसके कंठ में जितनी आवाज है, शहर के लोगों को जरूर पता लग जाएगा अगर आपने सब ने मुट्ठी बांध करके एक आवाज लगा दी। मैं बाबा साहब का नाम लूंगा, आप कहेंगे अमर है। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लूंगा, आप कहेंगे अमर है। माता सावित्रीबाई अमर है। इन तीन नारों के साथ मैं आप सभी की कितना हौसला, कितना साहस, कितना दम आप में है, तो इससे मैं एहसास कर सकता हूं कि हमारे लोगों में कितना बलबला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है। अभी कुछ लोगों ने दिल लगाया भाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर है। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले अमर है। शायद जो कुछ सुस्ती में होंगे भी, सुस्ती उतर गई होगी। मित्रों, कितने लोग इस वक्त यहां बैठे हैं। आजकल फसल कटाई चल रही है। हो सका कुछ मजबूरियों में किसी के मशीन लगी हुई है खेत कल्याण में, किसी की कोई और एजेंसी होगी, उनके काम का बहुत व्यस्त समय है इस वजह से। लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितनी सोच थी, उससे फालतू आप लोग यहां पर आए हैं, जिनमें आज हमारे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे जिलाध्यक्ष भाई विनोद जी, सतीश जी, भाई धर्मवीर जी प्रजापति, हमारे युवा प्रधान जिला, इन सब के नाम के जरा एक जोरदार ताली लगाएं। हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश पांचाल जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई राजवीर कश्यप जी, हमारे युवा के प्रधान भाई राजवीर कश्यप जी, हमारी महिला प्रधान सुषमा लाठर जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई राजकुमार रोलीवाल जी, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई श्यामलाल गुर्जर जी, पार्टी के दूसरे उपाध्यक्ष भाई श्यामपाल रोहिला जी, और पड़ोसी गांव के सरपंच सैनी महाजन भाई राजेश वाल्मीकि जी, हमारे बहुत ही परम मित्र भाई पवन कश्यप जी, और बहुत ही देर से जुड़े हुए इस मूवमेंट के साथ भाई रामदिया प्रजापति जी, और हमारी पार्टी के मुकेश बहादुरगढ़ उप प्रधान जी, प्रीतम, हमारे हर प्रोग्राम में सहयोगी भाई सत्यनारायण सैनी जी, राम सिंह MC जी, राम निवास जी, महेंद्र पाल जी, राजेंद्र सैनी जी, दूसरे राजेंद्र सैनी जी, और लेक्चरर रमेश सैनी जी, BDC मेंबर कपूर सिंह जी, उपस्थित सभी सभागार में बैठे सभी मेरे नौजवान भाइयों बहनों व पिता तुल्य बुजुर्गों, शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। भाषण की कोई जरूरत मुझे इसलिए नहीं है आज
कि जिस बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करने के लिए आज आए, और 11 तारीख को भी एक प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन महज इत्तेफाक करके मुझे एक बहुत बड़ा सम्मेलन हमारे ही बैकवर्ड समाज की तरफ से नागपुर के अंदर यवतमाल जिला में 11 तारीख को ही संपन्न हुआ है, और मुझे पूर्व निर्धारित प्रोग्राम की वजह से, वहां जाने की वजह से, हम महात्मा ज्योतिबा फूले का प्रोग्राम यहां से इनको निवेदन करके कि हम 14 तारीख को बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले दोनों महापुरुषों को नमन और दोनो't महापुरुषों को याद 14 तारीख के बाबा साहब के जन्म दिवस पे करें। आज आप सब यहां पर आए हैं, आज पूरा देश सराबोर है बाबा साहब के जयंती समारोह में। वो जो कटु विरोधी हैं वो हमारे से ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। जो लोग वोट मांगते हैं बाबा साहब की फोटो लगा करके, और बाबा साहब के परिवार को और तो छोड़िए, बाबा साहब की मूर्तियों को भी खंडित करते हैं, मूर्तियां भी बर्दाश्त नहीं। जिस महापुरुष ने 200 साल पहले जन्म लेकर के 199वीं जयंती महात्मा ज्योतिबा फूले की है, और आज बाबा साहब की जयंती पे हम लगभग आजादी का 79 लगभग 80 साल ही इस देश को बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ना जाने कितने कार्यक्रम आज देश में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप फोटो में तो माता सावित्रीबाई फूले की फोटो के ऊपर भी फूल मालाएं हर बार जयंती पे, उनकी परिनिर्वाण दिवस पे हम सब याद करने में लगे हुए हैं, बैकवर्ड समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग। क्या हमने कभी अपने अंदर अपनी झांक करके देखा है कि जो मूर्ति पूजा के खुद घोर विरोधी थे, जो बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले मूर्तियों का खंडन करते थे, और हम उसी काम पे लग गए। मित्रों, मैं ज्यादा मूर्तियों में विश्वास नहीं करता। अगर आपकी मूर्तियों से ज्यादा ममता है तो वहां से कुछ पाएंगे नहीं। अगर आप उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा देंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका लिखा हुआ जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा था कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ जिसका इतिहास लिखा जाए, और या कुछ ऐसा लिख जाओ, या कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे याद रखा जाए। अब आप इन दोनों कामों में से देख लो। आप इस जीवन में आए हो, घर मैंने छोड़ दिया, 2-2 महीने कभी घर पे जाने की जरूरत नहीं, वो नहीं समझता, क्योंकि सभी को भगत सिंह तो चाहिए पर अपने घर में नहीं चाहिए। पड़ोसी के हो मरे तो उसका मरे। आप लोग आज छंट करके इतने लोग हमारे पास हैं, और हम आशा करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। थाली में परोस करके आज तक किसी ने किसी भी अमर काल में, किसी भी काल में, किसी भी राजा ने किसी को इंसाफ नहीं दिया। जब भी दुनिया में बदलाव हुए, वो सारे के सारे बदलाव कोई ना कोई व्यक्ति रास्ता काट करके अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया तो या तो वो राज सही समाप्त हो गई और नया राज की स्थापना हो गई। आपके सामने इसी अंधविश्वास और पाखंड की चरम सीमा पे नेपाल में
इसी पाखंडी और मनुवादी व्यवस्था की वजह से एक विद्रोह खड़ा हुआ। एक तबका जिसको ज्यादा महरूम कर दिया गया, ज्यादा लाचार कर दिया गया, उन लोगों ने विद्रोह किया और तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करके आज एक वहां पर 32-33 साल का एक युवा लोगों ने अपने राज्य के लिए उसके हाथ में कमान दे दी और उसने पहला काम क्या किया कि जब तक हमारी शक्ति अपने इतिहास से अनभिज्ञ रहेगी, जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे, जब तक लोग अपने हकों से लाचार रहेंगे, उसने महंगी शिक्षा को सस्ती करने के लिए सारे के सारे स्कूल सरकारी तौर पर सबको शिक्षा का अधिकार सस्ते से सस्ते सिस्टम पे अंदर लागू कर दिया कि भाई प्राइवेटाइजेशन से हम नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का काम और स्वास्थ्य का काम सरकारी तौर पर जनता को देंगे। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, जितने सरकारी स्कूल है सब पे ताला लगाया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ में जो व्यक्ति सिर्फ 300-400 रुपये रोज के कमाता है, उसकी ज्यादा से ज्यादा आमदनी दिन में महीने में 2-4 दिन नहीं लगती तो 10,000 से ज्यादा नहीं होती। अगर 2 या 4 बच्चे, 2 या 3 बच्चे भी उसके हैं और प्राइवेट स्कूल में 3,000 से कम किसी की फीस नहीं है, और जब उसने शिक्षा देने के लिए अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में भेजना है, या तो उसका तवाराम करने लग जाएगा या वो बच्चे फीस न भरे जाने की वजह से घर आ जाएंगे। मेरा आपसे विनती है कि इस वक्त पाखंड मनुवाद छाती पे चढ़ के बोल रहा है, सबको हिंदू सम्मेलन बनाए जा रहे हैं। हम हिंदू हैं, लेकिन जब हक और अधिकार की बात आती है तब तुम हिंदू नहीं हो। इस देश में तमिलनाडु के एक एमपी ने एक सवाल रखा कि देश के अंदर सारे राज्यों को मिला करके और सेंटर को मिला के कितने अफसर हैं, IAS, IPS, IRS, IFS, कितने अफसर हैं टोटल? 15,169। 15,169 अफसरों में IAS हैं 6877 और सारे बैकवर्ड इसमें सैनी, कुमार, कश्यप, साहब, यादव, सारे गुजर, सारे आगे। इसमें सारे BCA, BCB के लोगों को टोटल मिला करके 245 6877 में परसेंटेज निकाल लो। अगर 5% भी होते तब भी आपके 350-400 बैठना, 5% भी होते, लेकिन 245 है। कितना हो गया? 2-2.5%। अब आ जाते IPS, जहां थाना में, जिला में, थाने के अंदर कमांड चलती है DSP, SP पर DGP, वो सारे अफसर हैं 5,099, जिसमें तुम्हारे 255 लोग हैं सारे बैकवर्ड के। 255 जितना है वो भी 2-3% है। अब आ जाती है बात, आपके देश में सारे हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, इनमें ऊपरली अदालतों में जजों की संख्या है 1108। 1108 में 708 कार्यरत हैं और तुम्हारे हैं सिर्फ 45-46 लोग। 45-46 लोग हैं तुम्हारे, वो भी कई ऐसे ठिकाने में बैठे होते हैं, वो इनके खिलाफ एक शब्द आपको न्याय नहीं दे सकते।
आप ही के सामने एक हमारे चीफ जस्टिस होने थे BR गवई, एक ही जज आया, उससे पहले एक और भी आया था, लेकिन ये दूसरे जब जज आए उसने केस की सुनवाई रोहित वेमुला उस केस की सुनवाई की कि भाई ये 122 बच्चे सुसाइड कैसे कर गए। ध्यान दे रहे हो, 122 बच्चों का सुसाइड केस चल रहा। उसने पूछा इतने बच्चों ने सुसाइड क्यों किया, तो हमारे वकीलों ने बताया जनाब रोहित वेमुला की तरह ये वो बच्चे हैं SCBC के जिन्होंने अथक परिश्रम करके रिटर्न में तो नंबर जाना लिए, लेकिन इंटरव्यू में इनको 200 नंबरों के इंटरव्यू में थे, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30, और जनरल कैटेगरी के लोगों को 200 में से 192 नंबर तक भी दिए गए हैं, नहीं तो 150, 160, 170, और इनको किसी को 10, किसी को 20। ये बच्चे हर साल जब भी UPSC का या किसी बड़ी भर्ती का फरमान आता है, ये बड़े पदों के चयन में पिछाड़ दिए गए। जो मेरिट होल्डर बच्चे थे हमारे SCBC के, वो पिछाड़ दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे डिप्रेशन में गए, और फिर बाद में हर साल कभी 2, कभी 4 सुसाइड होते होते ये 122 बच्चों का केस हो गया। अब 122 बच्चे जब सुसाइड केस की सुनवाई चली तो गोई साहब ने पूछा कि भाई वो कमेटियां जो इस देश के अंदर भर्ती के समय 3 SC, 3 BC, 3 जनरल, किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती में 10 आदमी, एक डिपार्टमेंट का हेड और 3 SC, 3 BC, 3 जनरल, ये कमेटियां बना करके भर्ती, ट्रांसफर, प्रमोशन ये देखने का काम था। वो कमेटियां क्या कर रही हैं जो नई बच्चों के साथ भेदभाव नहीं देख रही। तो वकीलों ने बताया कि जनाब 1956 में यह कानून आया था, UGC कानून। अब तक कमेटियां इन 70 सालों में कमेटियां ही नहीं बढ़ी जो इस भेदभाव को रोकती। तब जाकर के UGC कानून को पूर्णता लागू करने के लिए सरकार को डंडा दिया कि आपने जो अब तक भर्तियां की वो सारी की सारी असंवैधानिक है, तुरंत ये कमेटियां बढ़ाई जाए। और सरकार कमेटियां बढ़ाने के लिए बिल लेके आई, बेटे थपथपा के पास किया, और उन्हीं के सरकार के ही बंदे जाके इतना गोई साहब रिटायर हो गए और दूसरी मनुवादी व्यवस्था फिर अभी होगी, बिना ही हमारे बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के पक्ष को सुने बिना ही UGC कानून के ऊपर सटे दे। अब वो सटे आगे से आगे दी जाएगी, आपको हक और अधिकार देने के वक्त आप हिंदू नहीं होते। लेकिन मैं अगर इन बातों को समझाते समझाते मेरे को हो गए 30 साल। 1996 में मैं पहले बड़ी सक्रिय राजनीति में, पहले तो अपनी लोकल राजनीति में कहीं कभी पंच बन गए, कभी सरपंच बन गए, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में। 1996 में जब MLA बने तो पहले बार देखने का मौका मिला अपनी आंखों से कि 5 भर्तियां बंसीलाल के समय में होती हैं, उनमें बैकवर्ड को वही 10 यानी 100 के बदले 10। एक बार देखा, 2 देखा, 3 देखा, 5 में भर्ती में तो हमने 5-4 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बंसीलाल ने हमें हटा दिया। जैसे ही बंसीलाल ने हमें हटाया फिर हमने 15-20 बंदे इकट्ठे कर बंसीलाल को हटा दिया और अगले बार ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया। 3200 JBT टीचरों की भर्ती में जहां हिस्सा हमारा 50% तो रिजर्वेशन है, जहां 1600 लोग लग रहे थे वहां 500 लोग भी SCBC में से, बैकवर्ड में से नहीं लग सके। जब विरोध किया
तो हमारे खिलाफ 16 पन्नों की चार्जशीट तैयार करके और विजिलेंस इंक्वायरियां खोल दी। इसनो अंदर चाहिए, ये राजकुमार सैनी मुझे अंदर चाहिए, मुझे नहीं पता। MS मलिक एक चौधरी था, उसने कहा सैनी साहब 13 समझौता करवा दो चौटाला के साथ। भाई मुझे नौकरी करनी वजह हो रही है। मैं कहा जी मेरी कोई इंक्वायरी में फर्ज दिखाई दिया गया। अरे बोलिया कागज तो कोई बढ़िया भी ऐसे नहीं बना सकता, लेकिन मुझे तो भाई एक प्रेशर है, तेरे को अंदर करना है। आपकी इंक्वायरी देखकर मेरी जमीन नहीं मानती, 2 बच्चे हैं, मेरा क्या पता कोई एक्सीडेंट में लगड़ा लुगड़ा हो जाए तो मेरी आत्मा मुझे माफ ना करे, समझौता करा दो। मैं कहा भाई इस प्रकार बेकसूरों का मैं किसी के आगे घुटने टेकूं, भाई मैं लड़ूंगा। और लड़ते लड़ते ओम प्रकाश चौटाला को तिहाड़ जेल में 3200 जेबी टीचरों की भर्ती में ही जेल हुई। लड़ना सीख लो। भजन लाल के साथ लगे, उसने भी वही काम किया, मिली हुई टिकट यूं कटवा दी कि ये फिर बैकवर्ड करागा। कर कह के आता है जिस दिन मुख्यमंत्री बनाएगा फिर देख लिए। और भाई जब पूरी गुंडागर्दी प्रदेश में चल रही थी, एक भी MP MLA आपका पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं था। और लोग राजकुमार को कहते हैं ये तो जाट विरोध दिया। मैंने एक शब्द भी जाटों के डायरेक्ट इसलिए नहीं कहा कि इनको आरक्षण न मिले। मैंने कहा भाई जो 5 बार मुख्यमंत्री प्रदेश में रहे, उनको अगर आरक्षण की लोड़ पड़ रही है तो बामण मुनिया ठाकुर 5-4 कौमें हो रही है, उनको भी साथ लो, जातिगत जनगणना करो, जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण करो, सब जातियों का हिस्सा सब जातियों को संख्या अनुपात में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? भाई मिलना चाहिए ना, बताइए। इसमें मैंने कहा जाट विरोध कर दिया, लेकिन मेरी माँ भी नहीं छोड़ी, मेरी बहन भी नहीं छोड़ी गालियों में ना। इतने गंदे गंदे मतलब कमेंट सुन के ऊपर किए। अभी जाट जोटे के बारे में एक किसी ऐसी भाई ने बोल दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया हमारे मुख्यमंत्री ने, जबकि वो तो अपने मजाकिया लहजे में उसमें उस वक्त वहां जाट में बैठे थे जब वो मजाकिया लहजे में बोल रहा था। लेकिन मैं उस वक्त ना जाकर के गलत बात गलत है, जहां कोई मजाक में कहे, जहां कोई सीरियस होकर कहे। लेकिन मित्रों आपके सामने घुटनों के बल चल करके जिस सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड का पक्ष रखते हुए आरक्षण से जवाब दिया था, और मनोहर लाल खट्टर ने घुटने गेर करके गुंडागर्दी के आगे विधानसभा में फिर आरक्षण पारित किया, उसी दिन मैंने बीजेपी की सरकार को कह दिया था ये तुम्हारी सरकार रही और ये तुम्हारी रही पार्टी। इस प्रकार के नपुंसक लोगों के साथ मैं अपने समाज का कभी भी भेदभाव या अन्याय उनके खिलाफ होता हुआ नहीं देख सकता। तो साथियों, जब हमने उस भेदभाव के खिलाफ पूरे प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, तो नैब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया इस बैकवर्ड को रिझाने के लिए। और जींद में एक प्रोग्राम होता है, मैं वहां कह के आया था, रफ्ता रफ्ता हम जब चलेंगे ये तो 2 महीने में तेरे को मुख्यमंत्री में बनाएंगे। इतनी तपिश हमारे इस मूवमेंट में है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। और जैसे ही हमने कांग्रेस को राहुल गांधी की उस बात के ऊपर समर्थन किया कि जातिगत जनगणना कराऊंगा और मैं हिस्सा दूंगा, लेकिन वो भी कहते हैं करते कुछ नहीं है। क्यों? 4 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार थी, नीतीश ने तो बिहार में जातिगत जनगणना कराएगा, बैकवर्ड के कॉलम को सुनिश्चित किया 60%, लेकिन दल बदलू फिर तलबे चाट तो वही भाग गया। लेकिन कांग्रेस अगर सरकार लाना चाहती थी तो उसे जातिगत जनगणना 4 स्टेटों में करके सब भर्तियों के अंदर बैकलॉग भर करके
फिर हमारे सामने आते, फिर हम मानते कि हाँ ये ईमानदारी से कह रहे हैं। मित्रों, 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है और मेरी उम्र 73 साल है। जज्बा आप देखते होंगे, मैं 3 दिन पहले 8 तारीख को घर से निकला था, गाजीपुर गया, 5 तारीख को बिजनौर गया था और 8 तारीख को गाजीपुर गया। बाई ट्रेन वहां से आया और वहां से आकर के दिल्ली रुके। एक दिन अगले दिन मैं नागपुर गया, 10 तारीख को 11 का वहां प्रोग्राम किया, 12 को वापिस आया। कल 13 में दिल्ली में थोड़ा बहुत काम था, आज आपके बीच में हूं। न जाने शादियों के कार्ड भी बहुत हैं। मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं, घर छोड़ करके, परिवार से अलग होकर के मैं आपके लिए दिन और रात सड़कों पर एक करके आज हमारी मूवमेंट को चुराने के लिए, आपके वोट लेने के लिए बीजेपी ने 8 नगर परिषद, नगर पालिका चेयरमैन बना रखे हैं, 8। और बहुत सारे सरपंच इस मूवमेंट के तहत बने। ये शुमार आप मुझे 10 आदमी दे दो। एक तो भाई रोलीवाल जी कह रहे हैं हमने 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। आप रीस तो करना चाहते हो आरएसएस वालों की, उनमें से आधे से ज्यादा लोग छड़े रह करके बिना शादी से आपको गुमराह करके और राष्ट्रभक्ति का राग आलाप रहे हैं। लेकिन एक कुर्बानी तो उनकी है, ये बहन बेटियां जितनी आज लाचार और लचर स्थिति में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, जितने ये बाबे कुछ जेल में चले गए, कुछ जान लग रहे हैं, ये सारे के सारे उसी पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। और इनमें भी बहुत सारे लोग इन हरकतों का शिकार हमारी बहन बेटियां हो रही हैं। मेरी आपसे विनती है कि वो चाहे जितना मर्जी झूठ को परोस करके राष्ट्रभक्ति दिखाएं, जितना मर्जी आपको गुमराह करें, सच एक दिन सामने आएगा। बाबा साहब ने कहा था कि 20वीं सदी पाखंडियों की है, अंधविश्वास की है, और 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा। 21वीं सदी में सवेरा होगा, मेरा समाज जगेगा और हम सत्ता में जाएंगे। फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। जो देने वाले जिनसे तुम मांग रहे हो वो मांगेंगे और आप लोग देने वाले होंगे। आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले की जगह जगह जयंतियां मनाई जा रही हैं। इतना असर तो आ चुका है कि लोग उन पाखंडों को समझने लगे हैं कि कान में बच्चे पैदा नहीं होते, मुंह में बच्चे पैदा नहीं होते, मैल के बच्चे पैदा नहीं होते, मटके में बच्चे पैदा नहीं होते, दोने में बच्चे पैदा नहीं होते, छींक से मेंढकी मतलब इचवाकू की छींक से कोई मतलब जो है ना इंसान पैदा नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे पैदा कर दिए, हमारा पूरा समाज आज भी उसी गुमराह के दौर के ऊपर गुजर रहा है। लेकिन आज कुछ लोग समझने लगे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इंसान आए हो इस धरती में, अगर इंसान हो तो अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख लो। आप अपने बाप के पास अगर 2 बीघा जमीन थी और तुम 2 भाई थे और एक को 1.5 बीघा दे दिया और एक को आधा बीघा, उसका तो बाप का गला पकड़ सकते हैं।
सारी जुडिशरी, सारा मीडिया, ये तुमने सारा का सारा लुटा दिया अपने वोट के माध्यम से। आप वोट डलवाने के लिए लोगों को सिखा नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आज अगर इतने लोग बैठे हैं, 10 आदमी, सिर्फ मैं ज्यादा नहीं कहता, 10 आदमी एक महीने में लोगों को कैसे जगाना है। रिश्तेदार से बात करनी है, उनसे कह सकते हैं कि भाई यार देख कि मतलब 60-70 साल हो गए, 80 साल वोटा बन जानो, एक बार भाई लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बच्चों की, भाई उनका तो यार और काम तो बाद में करिए, तो पहले मनो यो मतलब श्योरिटी देते, यो विश्वास दिला दे कि क्या हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को वोट डाल सकते हैं, डलवा सकते हैं। आप अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे भाईचारे को अपने घर बैठ करके संकल्प ले लो, मैंने रोज 10 आदमियों को टोकना है। इसमें तो कुछ नहीं जानता ना पैसे लगा। जब भी फोन करो, जब भी किसी से रिश्तेदार से बात करो, या किसी महफिल में जाओ या किसी शादी में जाओ, भाई अपने नेता का जिक्र करना शुरू कर दो और अपनी पार्टी का जिक्र करना शुरू कर दो। तुम इतना काम कर दो, और जिस भाई के पास हिम्मत है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के खाते में 100 रुपए महीना दे दो। मैं तो यो भी नहीं मांगता कि भाई, लेकिन क्या करूं, इकल्ला कैसे गाड़ियां घोड़े झंडे छपवाऊंगा, कैसे प्रचार करूंगा, कैसे फ्लैक्स लगेंगे। हमारे लोग तो कुछ करना नहीं जानते। एक महीने में जिसकी जमीन जिंदा है, तो खंडियों को तो 500 का नोट मंदिर में पटकते हुए देखने लगते ही। अपने बच्चों के लिए इंसाफ लेने वाले को, अपने बच्चों के इंसाफ के लिए लड़ने वाले को तुम्हारे पास 100 का नोट भी महीने में नहीं निकलता, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि आप जिंदा हो? जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे घर में ना कोई नौकरी लगी आज तक, ना मनु लगवानी। मैंने तो 10,000 लोग और लगा रखे, मुझे इसमें से क्या निकालना है। लेकिन अगर आप लड़ने की हिम्मत रखोगे तो फूले साहब टाटा से भी बड़ी एम्पायर थी फूले की, जिसने अपना सब कुछ आपके लिए लुटाया। सारे स्कूल, सारा स्कूल खोल करके महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी सारी संपत्ति इस समाज को जगाने पे लगी, जिसकी बदौलत आज आप कुर्सी पे बैठे हो। और उसी विचारधारा को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन आपके हकों के साथ तो तवा खिलवाड़ मंजूर नहीं करा। उसने तो 2 वोट मांगे थे, लेकिन साथियों ने अमर रक्षण करके बाबा साहब को ब्लैकमेल किया। मेरी आपसे विनती है कि थोड़ा सा आप अपना जमीर जिंदा कर लो। इतने लोग बहुत हैं, जितने लोगों को मैं जगा सका वो इतने हो गए। आप इतने सारे जगाना शुरू कर दो। 2029 में स्टाम्प लिख के दे सकता हूं कि तुम्हारे बच्चों को भीख मांगनी नहीं पड़ेगी और मेरिट में होते हुए फांसी नहीं खानी पड़ेगी। उसका हक उसे दिलवा के दिखाऊंगा। राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप में से जो भाई समय दे सकते हैं, जैसे रोलीवाल जी कह रहे थे कि भाई हम होल टाइमर लीलाराम जी और बहुत सारे लोगों ने भी मुसीबत संकल्प लिया था। राजेश जी ने भी अब संकल्प लिया है। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इनके बच्चे भी एडजस्ट हैं। ये जिसके बच्चे एडजस्ट हैं वो उनका टेंडर 7 जन्मों का छोड़ करके थोड़ा सा अपने आने वाली पुस्तों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मेरी आप सबों से हाथ जोड़कर विनती है, भाई हमारे बहुत ही प्रेमी मित्र रहे सुरेंद्र पांचाल जी, आप आए हैं, आपका बहुत बहुत इस महफिल में स्वागत है। आज आप महात्मा ज्योतिबा फूले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इकट्ठे मना रहे जयंती के ऊपर आपका सुस्वागत है। ताली बजा करके एक भाई का धन्यवाद करें। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए आपसे
आपसे विनती करता हूं कि जिसके पास 100 रुपये महीने की शक्ति है वो 100 रुपये जरूर डाल दे। खाता हम भेज देंगे, मेरे नंबर पर जब आप मांगोगे तो मेरे नंबर पर डाल सकते हैं। और एक मनीषा बोध जी भी आई है हमारे यहाँ, महिला सुषमा लाठा जी। इनको जरा आप जो भी आगे प्रोग्राम है जैसे जैसे भी चलते हैं, इनको एक महफिल बनाओ, एक टीम बनाओ, गठित करो महिलाओं की, क्योंकि ये बैकवर्ड समाज इतना चतुर और चालाक है, ये अपनी बहन बेटियों और अपनी माताओं बहनों को कभी साथ नहीं लाते। सबसे ज्यादा अगर हमारे बैकवर्ड लोगों का सत्यानाश हो रहा वो हमारी माताएं बहनें, जिनको हम कभी अंधविश्वास छोड़ने के लिए ऐसी माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रोग्रामों में लाने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम उनको सिखाएंगे कैसे, वो तो वही मंदिरों में जाएंगी। मैं अपने भाइयों से विनती करूंगा कि अपने घर वालों के ऊपर भी थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कहता एकदम मतलब जो है ना कोई कठोर प्रण जो, लेकिन जगाने का प्रयास करो। उस शराबी बात से भी निकम्मी वो हमारी माता बहन है जो अपने बच्चों को सारा दिन इस काम पे कायर बनाने में लग रही है। माँ सरस्वती की दो, माँ लक्ष्मी की दो, धन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी। अरे सारी शक्ति अमेरिका, कनाडा, जर्मन, जापान, चीन, रूस के, जहाँ कोई सरस्वती लक्ष्मी नहीं है, कहीं कोई दुर्गा दिखाई नहीं देती, सारी शक्तियां उनके पास चली गई। हम शक्तियां यहाँ पत्थरों में ढूंढ रहे हैं। मैं अपने भाइयों से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि प्रदेश में की सिफारिश है मेरे पास, हमारे सारे भाइयों की जिम्मेवारी। सुषमा जी, आप करना चाहती हैं प्रदेश लेवल पे काम? आपको प्रदेश लेवल की जिम्मेवारी दे रहे हैं, सारे जिम्मेवारी भरोसा कर रहे हैं, तो एक ताली लगाएं सुषमा जी के नाम की। कोशिश रहेगी, ये बच्चियां हमारी निर्भीक हैं और थोड़ा सा जो है माताओं को सिखाने के लिए जोर लगाएंगी। अभी बहुत समय हो चुका है, मैं ज्यादा कुछ बात ना करते हुए इतने मैंने जगाए, इतने तुम जगा दो। मैं 2029 में आपके बच्चों की तकदीर आपके कलम से लगवा के दिखाऊंगा। बस जाग जाओ। नमस्कार।